हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट उसको शुरू करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक ओवरव्यू जानेंगे पूरे चैप्टर का। इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए कि आखिरकार इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब तक हम लोगों ने देखो इस पूरी बुक के टोटल 8 चैप्टर्स कर लिए हैं, है ना। तो हमने थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा जान लिया आखिरकार कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किस किस तरीके से हमारे यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट्स बनाई हैं, है ना। अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबके बारे में पढ़ लिया, है ना। एक मोटा मोटा जो आइडिया होता है इन सब चीज़ों के बारे में हमने ले लिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखो अडॉप्ट कब करा, 26 जनवरी 1950। फाइनली हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट या एक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। अडॉप्ट कब कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन वो लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो तब से लेकर के आज तक, ठीक है, लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए। उसी कॉन्स्टिट्यूशन से हम अपने पूरे भारत देश को गवर्न कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव तरीके से गवर्न कर रहे हैं, है ना। तो क्या इस दौरान, ये जो 75 ईयर्स हुए हैं, इस दौरान क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं करे क्या हमने एज इट इज़ जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था उस दिन से लेकर के आज तक, क्या हम सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी कंट्री को चला रहे हैं? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या करा, समय समय पर जब हमें सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या करा, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई भी किया है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो जर्नी रही है ना, 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक की जो जर्नी रही है उसमें जो पूरी जर्नी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने क्या क्या अमेंडमेंट्स करी, ठीक है, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्या क्या टसल हुई अमेंडमेंट्स को लेकर के, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये ब्रॉड आउटलाइन है बेसिकली जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखो टॉपिक जो है ना आपका, इस पूरे चैप्टर का जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है, नेम ऑफ द चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने भी ये बुक लिखी है ना, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने, रिसर्चर्स ने मिलकर के ये किताब लिखी है, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक लिविंग डॉक्यूमेंट बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है हमें कि लिविंग का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज़ जो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, थोड़ा मूवमेंट भी होता है जिसमें, है ना। और क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग मोटा मोटा अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के होते हैं। वहीं नॉन लिविंग का मतलब क्या है, बहुत स्टैटिक चीज़ है ना, जिसमें कोई हलचल नहीं हो रही, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हमारी, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी डॉक्यूमेंट है, या फिर उसको हम लोग बुक के तौर पर जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग लिविंग डॉक्यूमेंट आखिरकार क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सिंपल सा रीज़न है कि लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग का मतलब एक और ये भी होता है, एक ऐसी चीज़ जो अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली क्या कर ले, मॉडिफाई कर ले, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर ले, जब जैसी ज़रूरत लगी उसके अकॉर्डिंगली जो पर्टिकुलर चीज़ है वो अपने आप को क्या कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, ताकि वो हमेशा क्या रहे, हमेशा वो टाइम के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट रहे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए है बिकॉज वी हैव बीन एबल टू मॉडिफाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द एग्जिस्टिंग और अराइजिंग नीड ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जब जब हमें ज़रूरत लगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, वैसे वैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, चेंज किया। तो ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 1950 में जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा एज इट इज़ सेम टू सेम हम लोग लेकर के चल रहे हैं, नहीं, हमने बहुत सारे चेंजेस करे। जब हमें ज़रूरत लगी कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐड करना है, हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐड करा। जब हमें ज़रूरत लगी कि हमें विमेन को रिजर्वेशन देना है पार्लियामेंट में, हमने विमेन को रिजर्वेशन दिया। ठीक है, एट प्रेजेंट हमने 106 टाइम्स तक, ठीक है, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं आज के टाइम तक 2025 में। 106 एक तरीके से लास्ट अमेंडमेंट जो हमने विमेन को रिजर्वेशन दिया है वो था। ठीक है, तो यानी कि 106 बार हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से क्या कर चुके हैं, मॉडिफाई कर चुके हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ लिविंग रियलिटी। और इसी चीज़ की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आज भी रेलिवेंट है, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि
आज़ादी से लेकर के अब तक कितने साल हो चुके हैं, लेकिन सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिलेवेंट है एंड इफेक्टिवली पूरी कंट्री को गवर्न कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी नीड के मुताबिक समय समय पर क्या किया, मॉडिफाई करा। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया और इसी चीज़ को हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन सी जगह पर किस किस तरीके से हमने अमेंडमेंट करे, कब ज़रूरत लगी तो हमने अमेंडमेंट किया, उसकी वजह से कुछ जगह पर डिस्प्यूट्स भी आए। तो ये सारी जर्नी रहेगी एंड अंडरस्टैंड करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप चीज़ें यहाँ तक मैंने क्लियर कर दी होगी। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जब हम पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम। ये हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये जो पावर दी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई है। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, भारत की जो संसद है, ठीक है, भारत की संसद के पास ये पावर है कि 368 का इस्तेमाल करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस तरीके से अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम, जब जब हमें ज़रूरत लगी कि हमारी सोसाइटी में एक नया चेंज लेकर आने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर लिया बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। तो हम इसमें अमेंडमेंट्स को ही यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट दो मेनी सच अमेंडमेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिमेन इंटैक्ट एंड द बेसिक प्रीमाइसेस हैव नॉट चेंज। इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज़। हमने क्या बोला कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है समय समय पर, ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रीमाइस है ना, जो एक तरीके से बुनियाद होती है ना, जो बेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा थी, सोल थी। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया था कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा। ठीक है, भारत में इक्वालिटी होगी, ठीक है, लिबर्टी होगी, जस्टिस का आइडिया प्रिवेल करेगा इंडियन सोसाइटी में। ये सारे क्या है, ये सारे वो बेसिक फीचर्स है जो आप इंडियन प्रियम्बल में जो पढ़ते हो ना। इंडियन प्रियम्बल क्या करता है, इंडियन प्रियम्बल में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है ना, जो दर्शन है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा, भारत आज़ाद जब होगा तो वो कैसा भारत होगा, उसका जो आइडिया है ना, वो हमारी प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है एंड दैट इज व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा बेसिक प्रेमाइस है जो हम सेम टू सेम तरीके से आज भी भारत में चला रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को हमने चेंज नहीं करा। जब हमें ज़रूरत लगी तो हमने कुछ चीज़ों को चेंज करा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स वो हमने क्या करे हैं, इंटैक्ट रखे हैं, यानी कि बिना चेंज के ही हम उन्हें चला रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे कुछ ऐसे बेसिक प्रीमाइसेस हैं जो आज भी चेंज नहीं हुए हैं और जब तक भारत रहेगा तब तक ये चीज़ें हमें चाहिए ही होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप देखो, ऐसा नहीं कह सकते ना कि अम, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब भारत में रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत नहीं होगी। खुद सोचो, बिना रूल ऑफ लॉ के कोई कंट्री चल सकती है क्या? बताओ, नहीं ना। ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब आप ये नहीं बोलोगे कि हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा कोई टाइम आएगा? नहीं आएगा। ये एंशियंट टाइम से लेकर के आज तक एंड इवन जब भी किसी कंट्री में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ ऐसे बेसिक प्रीमाइसेस है जो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर, हम अगर अंडरस्टैंड करें तो हमने कुछ चेंजेस ज़रूर करे हैं, बट हमारा कुछ बेसिक प्रीमाइस जो हमारा बेस है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारी फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने चेंज नहीं करी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ हम और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे एंड हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड है, यानी कि जो चेंज नहीं करी जा सकती एंड चेंज करनी भी नहीं चाहिए, और क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि जो हम चेंज कर सकते थे एंड हमने चेंज किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक हम लोग डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, इसीलिए एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हमारी जुडिशरी क्या है, हमारी जुडिशरी जो है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन के तौर पर काम करती है। ठीक है, एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये किसका काम है, जुडिशरी का काम है। एंड साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जो हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन करना,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने 75 ईयर्स में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के जो 75 ईयर्स पूरे करे हैं, उसमें जुडिशरी का जो इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कीप्स इवॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, तो लास्ट में जो है ना, एक आप टॉपिक देखोगे, ये जो पूरे चैप्टर का नाम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है इसी चैप्टर में। तो हम यहाँ पर तभी तभी हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, उस पूरे टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, एंड जो हमारी चेंजिंग सिचुएशंस रही है ना, जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगी, सिचुएशंस चेंज हुई, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एक लिविंग रियलिटी के तौर पर, एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर बनाए रखा है। इस पूरे टॉपिक को अलग से जो टॉपिक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बेसिक यहाँ तक क्लैरिटी हुई? देखो, पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करे जा रहे हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जुडिशरी की रोल क्या है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट ने किस तरीके से अमेंडमेंट करे, एंड फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आज भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इंडिया को बहुत इफेक्टिव तरीके से गवर्न कर रहा है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जिसके आसपास हमारा पूरा चैप्टर घूमता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में, हर कंट्री में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या वो स्टैटिक होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती, है ना? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होता है? अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि हमारे यहाँ पर तो क्या है, आर्टिकल 368 है, और हमने पूरे जो जर्नी रही है पूरी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अब तक 75 ईयर्स में हमने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, 106 अमेंडमेंट हम लोगों ने अब तक कर दिए हैं, है ना? इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है। तो इसी डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है, इंडिया के सिनेरियो क्या है, हम इंडिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है, इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द नेशंस टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पॉन्स टू द चेंज सर्कमस्टांसेस और चेंज ऑफ आइडियाज विद इन द सोसाइटी और इवन ड्यू टू द पॉलिटिकल अपीवल्स। द एग्जाम्पल ऑफ सोवियत यूनियन, दैट सोवियत यूनियन हैड 4 कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स लाइफ ऑफ 74 ईयर्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? सिंपल सी बात बोल रहा है कि ऐसा बहुत रेयर चीज़ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अलग अलग कंट्री है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती है समय समय में। ठीक है, जब चेंज ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं किसी भी सोसाइटी में, है ना, या कभी भी कुछ पॉलिटिकल अपीवल्स होते हैं, नई एक तरीके से पार्टी आ जाती है, या फिर नए रूलर्स आ जाते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग जनरली, हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे जैसे ये चेंज होते हैं, कभी सोसाइटी में चेंजेस आ गए कुछ, कभी आइडियाज़ में चेंजेस आ गए, कभी पॉलिटिकल अपीवल्स हो गया, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, रीराइट कर दिया जाता है, चेंज नहीं किया जाता, रीराइट यानी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर चीज़ नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे सोवियत यूनियन का, फ्रांस का, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, एंड इवन नेपाल का भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में भारत जैसा नहीं है कि भारत आज़ादी से लेकर के अब तक एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अलग अलग दुनिया में जो अलग अलग मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ है इस पूरी दुनिया में, तो उन्होंने क्या करा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने नए नए संविधान, नए नए कॉन्स्टिट्यूशन क्या किए हैं, नए नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। तो उसी को यहाँ पर इस पूरे जो टॉपिक है फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लाइफ ऑफ 74 ईयर जो सोवियत यूनियन था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, है ना? तो सोवियत यूनियन की जो पूरी लाइफ रही है 74 ईयर्स की, कितने कॉन्स्टिट्यूशन रहे सोवियत यूनियन को चलाने वाले? 4 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं पूरी 74 ईयर्स की लाइफ में। आप खुद सोचो, इंडिया को तो 75 मतलब 75 ईयर्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए। ठीक है, समझ रहे हो? तो आज़ादी से लेकर के अब तक 78 ईयर्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहे हैं। लेकिन सोवियत यूनियन को देखो, 74 ईयर्स में कितने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिए? 4 कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिए। ठीक है, 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का जब रूल खत्म होता है, एंड फिर उसके बाद क्या होता है, सोवियत फेडरेशन डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस पॉलिटिकल अपीवल द न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993। तो उसके बाद अलग अलग कंट्रीज आती है, लगभग 15 कंट्रीज में सोवियत जो यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसके बाद जब रशिया बनती है ना, क्योंकि रशिया मेजर पार्ट था सोवियत यूनियन का, तो जब रशिया निकल करके आई तो रशिया ने फिर से अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1993 में। ठीक है,
तो ये एक एग्जाम्पल क्या है बता रहा है, एग्जाम्पल ये बता रहा है कि अलग अलग कंट्री में ना ऐसा है कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से एक नया संविधान बना लिया जाता है बहुत आसानी से। ठीक है। फ्रांस में भी क्या हुआ, फ्रांस में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आज तक की डेट में हैं। जैसे 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो उसके बाद 1793 में फाइनली द पोस्ट रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। 1793 में जो उन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा, उस पीरियड को क्या कहा जाता है, फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक कहा जाता है। और 1793 से लेकर के लगभग 1958 तक अगर आप देखोगे तो फ्रांस में क्या हुआ है, फ्रांस में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। एंड 1958 में फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली क्या हुआ था, आया था। ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो फ्रांस है वो सॉरी, फ्रांस जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ फ्रांस में। ठीक है, पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी हमने क्या अंडरस्टैंड करा, हमने समझा फ्रांस का केस और सोवियत यूनियन का केस। सिमिलरली नेपाल में भी देख लो, नेपाल में भी मोर देन 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए हैं, नए नए कॉन्स्टिट्यूशन आए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय पर नए नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही वो कंट्रीज क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है। एंड बहुत कॉमन, बहुत उनके लिए क्या है, बहुत आसान है नए कॉन्स्टिट्यूशन को बना लेना, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अपनी कंट्री को चला लेना। ठीक है। लेकिन इंडिया की तरफ देखो, इंडिया में क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा। इंप्लीमेंटेशन कब से चालू हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 ऑफ जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है। सो मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए। उसके बावजूद भी जो हमारा पूरा का पूरा जो सेम कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, कोई भी हमारे पूरे भारत में कोई भी इंस्टीट्यूशन उसी सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है जो हमने 75 ईयर्स पहले अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा है कि हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी कंट्री को चला रहे हैं? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा है दैट इट नीड्स नो चेंज? इज इट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट नीड्स नो चेंज? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि हमने कोई चेंज ही नहीं करा और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी कंट्री को चला रहे हैं? क्या बिल्कुल भी चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी? इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है, was it that our constitution makers were so far sighted and wise that they had foreseen all the changes that would take place in the future? दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, क्या वो इतने ज़्यादा फार साइटेड थे, क्या उनके पास इतनी ज़्यादा दूरदृष्टि थी, इतना ज़्यादा दूर का वो देख सकते थे और इतने ज़्यादा वो वाइज थे कि वो सारी चीज़ें देख पाए कि आने वाले टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन कौन से चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या वो ऐसा देख पा रहे थे? क्या इतनी ज़्यादा एक तरीके से उनके पास दूरदृष्टि थी, इतने ज़्यादा विजनरीज थे वो कि अच्छा ठीक है, 75 साल के बाद 75 साल में जो है इस तरीके से चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम पहले से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। इसको सिंपल से ऐसे समझो, अगर मैं सिंप्लीफाइड भाषा में बोलूँ कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एकदम जो महाभारत में जो संजय है, ठीक है, महाभारत में संजय के पास क्या थी, दिव्य दृष्टि थी। और वो क्या कर सकते थे, वो दूर जो हो रहा है, बहुत दूर जो घटना हो रही है उसको बता सकते थे, उसको समझ करके एक्सप्लेन कर सकते थे। तो पूरे के पूरे महाभारत का युद्ध संजय ने किसको बताया, पूरा एक्सप्लेन किया धृतराष्ट्र को, है ना? समझ रहे हो? तो क्या उनकी जैसी दिव्य दृष्टि थी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास, है ना? ऑफकोर्स दिव्य दृष्टि नहीं थी, बट कहीं ना कहीं क्या था, एक फार साइटेडनेस था। या इसको दूसरे तरीके से कहो कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या एस्ट्रोलॉजर्स थे? ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बेसिकली ये करते हैं कि भविष्य में जो जो एक तरीके से जो फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन होता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या, वो जो प्रिडिक्शन का काम है एस्ट्रोलॉजर्स का, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को हम लोग एक तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स के तौर पर एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि क्या वो एस्ट्रोलॉजर्स थे? कि सारी चीज़ें कि भविष्य में क्या होने वाला है, आज़ाद भारत में क्या-क्या चेंजेस होंगे, कब-कब जो है लिंग्विस्टिक रीऑर्गनाइज़ेशन की डिमांड उठेगी, कब-कब पंचायती राज बनाए जाएँगे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या उनको सब पता था पहले से ही? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था। ठीक है? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई दिव्य दृष्टि हो या फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स हो। ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं उनके पास क्या थी? उनके पास एक विज़न ज़रूर था। उनके पास एक विज़न ज़रूर था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर उनको था, इतना विज़डम तो कम से कम उनके पास ये था कि भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, तो उसके बाद क्या-क्या समस्याएँ आ सकती
है ना? उनको ये ज़रूर आइडिया था कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने आज बना दिया, तो यही सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन भारत जब तक रहेगा तब तक उसी उसको चला सकता है एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनको पता था कि जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमेशा सिचुएशंस चेंज होगी, सिचुएशंस की चेंज के मुताबिक इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है? समझ रहे हो? तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर एक तरीके से उठाए गए हैं। अब इनका आंसर समझते हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? तो सिंपल सा इसका आंसर है दैट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच सूटेड टू आवर कंट्री। ठीक है? हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, वो बहुत अच्छा बना है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है? कोई डाउट ही नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, क्योंकि 3 साल लगभग अराउंड 3 इयर्स हमने डिबेट करा, डिस्कस करा। ठीक है? सेक्युलरिज्म किस तरीके से इंडिया में अडॉप्ट किया जाना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक डिस्कस किया। ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक हम लोगों ने चीज़ें क्या करी है, डिस्कस करी है। ठीक है? जो भी चीज़ें थी, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जब पढ़ा, उसके बाद उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, वो भारत में किस तरीके से लागू होने चाहिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए पूरा डिस्कशन, डिबेट एंड सारी चीज़ें होती है। ठीक है? तो जब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो हमारे विज़नरीज़ थे, ठीक है? उनके पास इतना विज़डम था कि उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें जो बेसिक फ्रेमवर्क रखा ना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क रखा, वो ऐसा रखा जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, सूटेबल है। ठीक है? समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या है, नो डाउट अबाउट दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि उसमें जो भी बेसिक फीचर्स हैं, चाहे हम सेक्युलरिज्म की बात करें, चाहे हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, चाहे हमारा जो फेडरलिज्म है, देखो, हमें पता है कि अलग-अलग कंट्रीज़ में फेडरलिज्म अलग तरीके से है ना? लेकिन हमारे यहाँ पर जो फेडरलिज्म है, वो क्या है? वो एक तरीके से यूनिटरी टिल्ट की तरफ है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है? ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पर जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है? हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक फीचर्स है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? सूटेबल है एंड यही चीज़ है, ये जो बेसिक फीचर्स है, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने भारत देश को चला रहे हैं एंड इस बेसिक फीचर्स में हमने क्या नहीं करे? चेंजेस नहीं करे। पहली चीज़ ये। लेकिन इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर मेनी सॉल्यूशंस फॉर द फ्यूचर सिचुएशन। ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे या संजय के जैसे दिव्य दृष्टि नहीं थी, ठीक है? लेकिन फिर भी एक विज़न ज़रूर था, ठीक है? विज़न क्या था कि उनके पता था कि फ्यूचर में सिचुएशंस चेंज होंगी और फ्यूचर में अगर सिचुएशंस चेंज होगी तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ही। और वो सॉल्यूशन क्या है? उनको पता था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के ज़रिए इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर दे रहे हैं कि जब गवर्नमेंट बनेगी और जब गवर्नमेंट को लगेगा कि सोसाइटी में समय-समय पर नए-नए डिमांड्स उठ रहे हैं एंड एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि अपनी कंट्री को और इफेक्टिवली गवर्न किया जाए, तो अंडर आर्टिकल 368 इंडियन पार्लियामेंट कैन डू दैट पर्टिकुलर चेंज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो ये दिमाग में था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 368 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, बिकॉज़ नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट इट नीड्स नो चेंज। उनको पता था, वो विज़नरी इस पर्टिकुलर इनका उतना विज़न ज़रूर था कि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि नो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परफेक्ट एट ऑल, उनको पता था ये। कोई कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है? तो समझ में आया? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठता है? हमने समझ लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बट उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एक तरीके से चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम पावर दे रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट में जो भी लोग आएंगे, वो पर्टिकुलरली जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आया? देन हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री? ठीक है? तो हमें पता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। तो आखिरकार वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें दिया, वही सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया को कैसे गवर्न कर रहा है। ठीक है? क्या रीज़न्स है आखिरकार कि हमने अपना चेंज नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन। हमने सोवियत यूनियन के तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करा, ना ही हमने फ्रांस के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा, ना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करा, हम सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही कंट्री को चला रहे हैं, तो उसके 2 रीज़न्स हैं। ठीक है? इवन तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर 2 रीज़न हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो जो दिए हुए हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे।
फर्स्ट जो आंसर है वो ये है दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नीड्स ऑफ मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंजेस की जरूरत पड़ेगी ना, जब मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो आराम से किया जा सकता है। इतना सही ज़्यादा आराम से नहीं, ऑफकोर्स कुछ प्रोविजंस है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी एंड अदर चीज़ें भी चाहिए होंगी, स्टेट्स की भी एक तरीके से कंसेंट चाहिए होगी, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा आइडिया क्या है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है कि मॉडिफाई किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट इज़ वाई हम उसी सेम कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहे हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन, अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हमारा एक तरीके से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चला, एक्चुअली में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल रूलिंग हैज शोन मेजोरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला रीज़न तो हमने देख लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। दूसरा बड़ा रीज़न कि हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाते हुए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहे, अब हम अपने कंट्री को चला रहे हैं। तो उसका दूसरा रीज़न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनको क्या किया जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट्स हो, ठीक है, या फिर डीपीएसपी हो, कुछ भी हो, तो उसको जुडिशरी क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। एंड इस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस की वजह से क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थे उनके बहुत वाइडर तरीके से इंटरप्रेट किया गया। एंड वाइडर तरीके से इंटरप्रेट करने की वजह से भी हमें अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंटरप्रिटेशन था वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या किया गया, इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से अडॉप्ट किया, ठीक है, इसी को मैं एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल तरीके से। हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। एक फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है आर्टिकल 21 विच इज़ अबाउट राइट टू लाइफ। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, राइट टू लाइफ जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें केवल और केवल राइट टू लाइफ के बारे में बात करी गई थी कि हर किसी को क्या है, राइट टू लाइफ है। लेकिन ये राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, ये राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब केवल जानवरों जैसा जीवन जीना है या एक डिग्निटी के साथ वाला जीवन जीना है। ये चीज़ किसने क्लैरिफाई करी, ये चीज़ इंटरप्रेट किसने करी, हमारी जुडिशरी ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर उसके बाद राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में बहुत सारे अलग अलग राइट्स ऐड किए गए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ऐड करी गई है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 जो पहले जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया वो केवल राइट टू लाइफ के बारे में बात करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे आर्टिकल का जो एक तरीके से इंटरप्रिटेशन है वो इतना ज़्यादा वाइड कर दिया कि इसमें हमें भारत के सिटीजन्स को बहुत सारे अलग अलग और राइट्स भी मिल गए। ठीक है, इसलिए हमें कोई नया एक तरीके से नया राइट एक तरीके से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता जा रहा था और नए नए अधिकार जो है लोगों को मिल रहे थे। समझ रहे हो, तो इससे क्या हुआ, जो ओरिजिनली एक पर्टिकुलर राइट था उसके बाद बहुत सारे राइट मिले अंडर द सेम पर्टिकुलर आर्टिकल बिकॉज ऑफ द जुडिशरी, बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन। समझ रहे हो, तो इससे हमने क्या अंडरस्टैंड करा कि दीज फैक्टर्स बेसिकली हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट रादर देन अ क्लोज्ड एंड द स्टैटिक रूल बुक। मॉडिफिकेशन की पावर की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट चेंज कर रही थी समय समय पर। ठीक है, जब ज़रूरत लग रही थी तो जो रिफॉर्म्स करने थे तो उसके अकॉर्डिंगली रिफॉर्म्स किए जा रहे थे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी जुडिशरी है उसका जो इंटरप्रिटेशन रहा, उसने जो वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन करा, उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन वाइडर होने लगी। एंड हमने उसी कॉन्स्टिट्यूशन से, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से अपने पूरी कंट्री को आज भी हम उसी के अकॉर्डिंगली चला रहे हैं। सो इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आज भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और ये कोई एक क्लोज्ड बुक नहीं है या कोई स्टैटिक रूल बुक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आज़ादी के टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई थी वो सेम टू सेम तरीके से चीज़ें चल रही है, नहीं। हमने समझ लिया कि हमने मॉडिफिकेशन करे हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन कैसे करें, अमेंडमेंट्स के जरिए करे, तो हमने बहुत सारे अमेंडमेंट करे, 106 अमेंडमेंट एक्ट हमने करे हैं। ठीक है, तो वो सारे अमेंडमेंट्स क्या बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक चेंज किया जा सकता है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमने जो चीज़ें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में थी उनको इंटरप्रेट भी इतना ज़्यादा वाइडर तरीके से किया गया कि वो बहुत ज़्यादा क्या हुई, हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इन्हांस हुआ। समझ रहे हो, तो इससे इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो कोई एक क्लोज्ड बुक नहीं है।
एक बंद किताब नहीं है, ठीक है, या कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, स्टैटिक रूल बुक नहीं है, वो लगातार क्या हो रही है, लगातार इवॉल्व हो रही है, लगातार टाइम के अकॉर्डिंगली उसको क्या किया जा रहा है, चेंज भी किया जा रहा है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा जनरल जानकारी लेनी है, ठीक है। अब तक देखो एकदम एक तरीके से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है, अब केवल सुनो चीज़ों को, ठीक है, ऐसा नहीं है समझना नहीं है, समझ में आ जाएगा, केवल सुनना है, ठीक है। सुनना क्या है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होता है, जब भी उनकी जिम्मेदारी ये होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से की जिम्मेदारी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा होता है ना, उसमें हमेशा वो सारे लोग एक चैलेंज को ज़रूर फेस करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक सिंपल से चैलेंज को ज़रूर फेस करते हैं, और वो क्या है कि जो प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर्टिकुलर टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है उस सिचुएशन में, है ना। हर सिचुएशन देखो अलग होती है। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पार्टीशन हो रहा था, इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे अपनी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को लेकर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी क्या करा, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, है ना। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा होता है, उसके सामने बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो उस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, उस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसको टैकल एक तरीके से करे ही करे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, पार्टीशन एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने बहुत बड़ी चैलेंज ये था कि कैसे अपने भारत देश को हमेशा एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड तरीके से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रन कर पाए, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, हमने अपने यहाँ पर जो फेडरलिज्म था उसको क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी गवर्नमेंट एक तरीके से बनाई, केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा क्या करी, पावर दी, ताकि वो इंश्योर कर सके कि भारत क्या है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये सारी चीज़ें हमने ऐड करी, केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सोसाइटी की नीड ये थी कि हम अपने आप को हमेशा यूनाइटेड इंटीग्रेटेड तरीके से हम अपने आप को रख सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज था। तो इसके इसके मुताबिक क्या समझा, इसके मुताबिक ये समझा कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उस समय जो समस्याएं चल रही है ना, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना ही पड़ेगा, उसको भी, उसके समाधान को भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका समाधान करने के लिए, उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि उस टाइम की जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। और वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उस टाइम की जो डिमांड है, उस टाइम की जो नीड एंड एस्पिरेशन है लोगों की, उसको भी लेकर चलना है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है। और वहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब आगे जो फ्यूचर में जब कोई भी चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, जो फ्यूचर में जो एक तरीके से गवर्नमेंट चलेगी, फ्यूचर में किस तरीके से कंट्री चलेगी, तो उसके मुताबिक भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, बनाए रखना है, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो करंट नीड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसको भी एक तरीके से टैकल करे, उसको भी मीट करे, साथ ही साथ में फ्यूचर में जो नीड अराइज होगी उसको भी एक तरीके से क्या कर सके, मीट कर सके। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट, इसके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिंपल सी ये चीज़ें बोली गई है दैट, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कंटेम्प्रेरी एंड समथिंग दैट हैज़ अ मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस। इसलिए संविधान में क्या होगा, एक ऐसी चीज़ होगी जो उस टाइम के हिसाब से ज़रूरत होगी, कंटेम्प्रेरी होगा, ठीक है, उस टाइम का होगा, कुछ चीज़ें वैसी होगी और साथ ही साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो फ्यूचर ओरिएंटेड होंगी, ठीक है। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उस टाइम की नीड के अकॉर्डिंगली भी चीज़ें रखता है अपने यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ में जो फ्यूचर में जो नीड अराइज होगी, जो फ्यूचर में जो कंडीशंस अराइज होगी उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ चीज़ें रखता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उसमें पर्टिकुलरली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फ्रोजन एंड अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेड नीड रिविजन, चेंजेस एंड री एग्जामिनेशन, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कोई फ्रोजन चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया, बस खत्म, ठीक है। अब उसमें कोई भी एक एक तरीके से छोटा सा भी चेंज नहीं किया जा सकता, या कोई ऐसी अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या है, कि ह्यूमन बींग्स से कुछ ना कुछ, देखो, ह्यूमन बींग्स कभी कोई परफेक्ट चीज़ एक तरीके से बना सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। परफेक्ट चीज़ नहीं बनती, कुछ ना कुछ जो उस टाइम पीरियड में जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ना, तो कुछ समय के बाद पता चलता है कि अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये छोटी छोटी कमियां हैं। समझ रहे हो? तो जो
ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो क्या होता है, जनरली उसमें रिविजन्स की, उसमें चेंजेस की और साथ ही साथ में री एग्जामिनेशन की ज़रूरत समय समय पर पड़ती ही है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने एक बार बना दिया तो हम सेम टू सेम तरीके से उसमें बिल्कुल छू नहीं सकते उसको बाद में, और वो एज इट इज़ चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऐसा नहीं है कि परफेक्ट बन जाएगा। कुछ ना कुछ चाहे छोटी-छोटी कमियाँ रहे, लेकिन कमियाँ तो रहेगी ना, उसको क्या करना पड़ेगा, बाद में सुधार करना पड़ेगा, बाद में आने वाली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द कंसर्न्ड सोसाइटी। ठीक है? हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, सोसाइटी की ड्रीम्स एंड सोसाइटी के जो एस्पिरेशन है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना? तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हमारी ड्रीम्स और हमारे एस्पिरेशन को ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करा कि हमें जस्टिस चाहिए, है ना? हमें कास्ट फ्री सोसाइटी चाहिए, हमें अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए इंडियन सोसाइटी में, है ना? और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो वीकर सेक्शन है इंडिया के, एससी हो गया, एसटी हो गया, उनको भी क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है? इंडिया में क्या चाहिए? हर रिलीजन बराबर होना चाहिए। ठीक है? इंडिया में विमेन को भी इतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये क्या थी? ये हमारे बेसिक ड्रीम्स थे, एस्पिरेशन थे कि भारत कैसा होगा। एक आइडिया ऑफ इंडिया था हमारे सामने कि जब आज़ाद होंगे तो ये भारत होगा हमारा। ठीक है? तो उस आइडिया को, ये जो आइडिया होता है, ठीक है? हर कंट्री का अपना-अपना आइडिया होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सोसाइटी की अपनी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट मस्ट also be kept in mind that the constitution is a framework for democratic governance of the society. In this sense it is an instrument that societies create for themselves. ठीक है? एक तरफ क्या है, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल करना है लोगों की, ठीक है भाई? दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी चलाना है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिससे हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही सेंटर पे गवर्नमेंट आई, स्टेट लेवल में गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री हो गया, इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में जुडिशरी हो गई, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में आते हैं, है ना? ये पूरी कंट्री को चलाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है? ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो पावर उनको मिल रही है। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, दोनों चीज़ों के बीच में क्या करना है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है कि सोसाइटी की ड्रीम्स को भी फुलफिल करना है, ऐसे प्रोविजन भी उसमें डालने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, और साथ ही साथ में वो जो गवर्नमेंट चलाएगी ना उस पूरे के पूरे कंट्री को, है ना? वो गवर्नमेंट बनानी कैसे है, गवर्नमेंट को कितनी पावर देनी है, कितनी पावर नहीं देनी है, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को कितनी पावर्स देनी है, कैसे चेक एंड बैलेंस रखना है, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करनी होती है। ठीक है? तो इस तरीके से दो चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है, ड्रीम्स को भी, एस्पिरेशंस को भी, एंड गवर्नेंस किस तरीके से होगी, दोनों को साथ में लेकर के चलना है। सो दिस डुअल रोल, ये जो डुअल रोल है कि दो चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है? ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन को एज वेल एज गवर्नेंस को, है ना? तो ये क्या करता है, इट ऑलवेज लीड टू डिफिकल्ट क्वेश्चन अबाउट द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ की वजह से एक हमेशा एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उठता है। वो क्या है कि इज इट सो सैक्रेड दैट नो बडी कैन एवर चेंज इट? क्या हमारा संविधान इतना ज़्यादा एक होली बुक के तौर पर है ना? क्या वो इतना ज़्यादा सेक्रेड है कि उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल छू भी नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता छोटा मोटा भी? क्या ऐसी चीज़ है? या ऑल्टरनेटिवली क्या, इज इट सो ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरीली इज इट सो ऑर्डिनरी एन इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन बी मॉडिफाइड जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ? ठीक है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना ज़्यादा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी चीज़ है कि हम उसको ऑर्डिनरी लॉ के जैसे बहुत सिंपल तरीके से जब मर्जी आए तब उसको चेंज कर दे रहे हैं? ठीक है? सिंपल सा मतलब क्या है, देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन अराइज होता है ना वो दो चीज़ों के रिगार्डिंग होता है। पहली चीज़, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा पवित्र है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा सेक्रेड है, इतना ज़्यादा एक तरीके से होली बुक है कि हम उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते? क्या ऐसा है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या, दूसरी तरफ से जो क्वेश्चन उठते हैं कि क्या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक ऐसा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट बना दें कि इसको जो मर्जी आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है, जब भी नई गवर्नमेंट आ रही है तो वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दे रही है, या जब भी नई गवर्नमेंट आ रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के इवन बेसिक फीचर्स को भी चेंज कर दे रही है आसानी से। रूल ऑफ लॉ हटा दिया, सेकुलरिज्म को हटा दिया, इक्वालिटी को हटा दिया। क्या इतना ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट बना करके हम कॉन्स्टिट्यूशन को रख सकते हैं क्या? खुद सोचो, अगर इतना ऑर्डिनरी होता कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या होता? तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75 ईयर्स तक चल पाता? नहीं। जब गवर्नमेंट आती तब अचानक से उसको चेंज कर देती, है ना? समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या बोला गया, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड दे सॉट टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या उसको एकदम एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिजिड रखना है, क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पवित्र चीज़ है, उसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, है ना? वरना क्या हो जाएगा, छेड़छाड़ हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। क्या उसको इतना ज़्यादा रिजिड बना दे कि इसको बिल्कुल भी छेड़े ना हम लोग, पहली चीज़। या फिर उसको इतना ज़्यादा ऐसा मान ले, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी चीज़ मान ले कि उसको जब मर्जी आ रहे हैं हम तब एकदम बहुत आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको चेंज कर रहे हैं।
दोनों के बीच में ये कहीं न कहीं ये हमेशा दोनों, ये जो दोनों चीज़ है ना, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि ये समस्या तो आएगी ही आएगी, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैलेंस किया। देखो, हमेशा कोई भी जो इंसान होता है ना, जो विज़डम वाला इंसान होता है ना, वो हमेशा 2 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है? एक्सट्रीम पर नहीं जाता कभी भी। और लाइफ में हम लोगों को भी क्या करना है, हमें बैलेंस ही करना है चीज़ों में, ठीक है? अपने स्पोर्ट्स में भी बैलेंस करना है, अपनी पढ़ाई में भी बैलेंस करना है, ठीक है? अपने फिजिकल डेवलपमेंट में भी बैलेंस करना है, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट को भी बैलेंस करना है, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये लाइफ लेसन है, यहाँ से ले लो कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है? सारी चीज़ों को साथ में लेकर के क्या करना है, बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है? समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने जब ये क्वेश्चन आए ना, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई, हम भी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे, ठीक है? मध्यम मार्ग क्या होगा? तो दे प्लेस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ। पहली चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर कर दी कि ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत एकदम ऑर्डिनरी लॉ, बहुत सिंपल तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगा। तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन एक खेल बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना जब इतना ज़्यादा आसान होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो खेल बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना तो। जब गवर्नमेंट आएगी तब किसी भी चीज़ को हटा देगी, ठीक है? समझ रहे हो? तो पहली चीज़ उन्होंने क्या करी कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी लॉ जैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी एकदम बहुत आसानी के साथ आराम से कोई भी गवर्नमेंट आ रही है और चेंज कर दे रही है, पहली चीज़ ये। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। क्यों रिस्पेक्ट करेगी? क्योंकि उनको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी से लेकर के अब तक चलता हुआ है, पूरा भारत देश इसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आगे भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी कंट्री चलेगी। एंड फ्यूचर जो जनरेशन है वो क्या करेगी, इस पर्टिकुलर चीज़ को रिस्पेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट क्यों करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक खिलौना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन खिलौना नहीं है कि जब गवर्नमेंट आ रही है तब उसको चेंज कर रही है, और हमारे तो अब तक 75 ईयर्स में 75 कॉन्स्टिट्यूशन ही आ चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें समझ में आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत आसान नहीं है। इट इज़ नॉट एक बहुत ज़्यादा एक गेम के तरीके से नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। हमें पता है कि यही सेम टू सेम चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी, एंड दैट इज़ वाई हम उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पहली चीज़ ये बोली, इट इज़ अबव ऑर्डिनरी लॉ। आसान नहीं होगा इसको चेंज करना, ठीक है? पहली चीज़ ये। At the same time, they recognize that in the future this document may be requiring some kind of modification. उनको ये पता भी था, ये हमने डिस्कस किया कि उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगी, मॉडिफिकेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, उनको ये चीज़ भी थी, ठीक है? और जब इवन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब भी बहुत सारे क्या थे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। रिजर्वेशन के ऊपर बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, है ना? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट बनी रहती है, उसके बीच में क्या थे, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है? लोकल लेवल गवर्नमेंट को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही, इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, बहुत सारे डिफरेंसेस उस टाइम पर ही चल रहे थे जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी इतने सारे डिफरेंसेस थे। तो इससे समझ में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कि जब एक बार ये लागू हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे। और उस डिफरेंसेस की वजह से भी क्या होगा, डिफरेंसेस होंगे लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में, ठीक है? तो इनमें जब डिफरेंसेस आएंगे तो क्या होगा, अमेंडमेंट किया ही जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा, जो हमने क्वेश्चन उठाया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा सेक्रेड है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। इस चीज़ के सोल्यूशन के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बहुत सिंपल सी अप्रोच यहाँ पर रखी। वो अप्रोच क्या है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट एंड दैट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमने दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करी, ठीक है? कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो क्या रखेंगे, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है? क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स है, चाहे हम सेकुलरिज्म की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कभी भी हम चेंज नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर बेस ही चेंज हो गया तो पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, धाराशायी हो जाएगी ना। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जो सारी चीज़ें ऐड करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इन सब चीज़ों पर बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें तो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये अगर चेंज हो जाएगी तो पूरे भारत का जो आइडिया है वही चेंज हो जाएगा, है ना? जिस भारत की हम बात कर रहे थे वही यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि नो डाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता,
ठीक है। तो पहली चीज़ उन्होंने ये बोली कि कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगी, रिजिड होगी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बोली कि ठीक है, हमें कुछ चीज़ें तो हमेशा बचा करके रखनी है अपनी। ठीक है। अपना बेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेस हमेशा बचाना है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज़ तो है, लेकिन साथ साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेकर आना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि हमें पता है कि समय समय पर सोसाइटी में नई नई डिमांड्स उठेगी, उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 368 का अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो सिंपल सा इसका मतलब क्या है, इन द अदर वर्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, इट इज़ नॉट अनऑल्टरेबल। तो सिंपल सी बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशन देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या उठाया था, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होते हैं? तो हमारा सिंपल सा आंसर है नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिख दी है वही फाइनल है, एकदम बिल्कुल एकदम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अंडरस्टैंड करा है इस पर्टिकुलर चीज़ को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई है उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद वो पावर इंडिया की जुडिशरी के हाथ में दे रखी है कि फंडामेंटल राइट में जो प्रोविजन है ना, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो कौन इंटरप्रेट करेगा, जुडिशरी। सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भले ही दिया गया हो, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, दैट इज वाई इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसीलिए तो वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जुडिशरी आज भी उसको क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। वरना कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई थी वो एकदम एक तरीके से क्या हो जाता, एकदम एक तरीके से वो सेम टू सेम चीज़ें ही फिर होती, उसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता था। बट हमें पता है कि फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करेगी आज के टाइम में, फाइनल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई वो हमारी जुडिशरी करेगी, एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो वो भी क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एंड लास्ट, इट इज़ नॉट अनऑल्टरेबल, उसको ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते। हमें पता है कि 106 अमेंडमेंट एक्ट 106 अमेंडमेंट हमने कर दिए इन जस्ट 75 ईयर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि हम आसानी से, मतलब बहुत आसानी से तो नहीं, हमने जब ज़रूरत लगी है ना तब हमने चेंज किया है। ठीक है। जब हमारी सोसाइटी में नई नई नीड्स एंड एस्पिरेशंस हुई है तब उसके अकॉर्डिंगली हमने चेंज किया। ठीक है। हमें जब लगा कि पंचायती राज बनाए जा सकते हैं, पंचायती राज हमने बनाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से हमने सॉरी इस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ विमेन रिजर्वेशन भी हम लोग लेकर के आए। एंड जितने भी हमारे 106 अमेंडमेंट है, ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स क्या बता रहे हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? क्योंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी गई है वो बिल्कुल फाइनल है, पत्थर की लकीर है ना। ठीक है। पत्थर की लकीर है, एक तरीके से मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता उसको, ऐसा नहीं है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, और इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई है उसका वाइडेस्ट तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करा था, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 कितने वाइडेस्ट तरीके से हमारे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, इंटरप्रेट करा है। एंड दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमेशा इवॉल्व करता हुआ आया है। ठीक है। एक तरीके से इवॉल्व कर रहा है आज के टाइम में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसीलिए आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि आज ज़रूरत लगेगी ना, आज ज़रूरत लगेगी ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, आज भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हमें फ्रांस या यूएसएसआर, मतलब सोवियत यूनियन जैसा, हमें अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हर 10 साल में, 15 साल में बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। एंड आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम आउटडेटेड नहीं कह सकते, इट इज़ नॉट एन आउटडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वी डोंट नीड द रिक्वायरमेंट कि हम हर 10-15 साल में अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, एंड हमारे पास पावर है। जब ज़रूरत लगेगी तो आज, ज़रूरत लगेगी तो आज चेंज कर देगी इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है। जो चेंजेस की ज़रूरत लगेगी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में नीड्स एंड एस्पिरेशन के मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत एक तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो? और इसकी वजह से क्या है, एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मॉडिफाई किया जा सकता है, आज भी एक लिविंग रियलिटी है। समझ रहे हो? ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके बता देना। तो ये क्या है, फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, समझा दी होगी मैंने ढंग से थोड़ी सी, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ समझा दी होगी। तो आप कमेंट करके बताना ढंग से समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना जो सेकंड एक तरीके से टॉपिक है, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।